नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर हर बार की तरह इस बार भी मौजूद हूं टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चर्चाएं करी हैं आपको बहुत पसंद आई हैं। आपकी मेल्स हमें मिलती रहती हैं, आपके फोन से हमें पता चलता रहता है कि आप हमारे एपिसोड को लेकर उतना ही एक्साइटेड रहते हैं जितने कि हम। दोस्तों, इस जर्नी के अंदर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी गैप्स को समझा, अच्छे से समझा, एक्सपर्ट से समझा, और अब हम शायद ये कह सकते हैं कि यस, टेक्नोलॉजी से हम फ्रेंडशिप करने को बिल्कुल रेडी हैं। दोस्तों, ये पर्पस इस पूरी सीरीज का यही था कि हम आपको ये बता सकें कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ में इस नए दौर के अंदर टेक्नोलॉजी के गैप्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं। गैप्स का मतलब होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टेक्नोलॉजी के साथ में कैसी है, वो कितनी दूरी पे हैं हम लोग, और टेक्नोलॉजी कहां भागती जा रही है, इसके बीच में कोई गैप होना नहीं चाहिए। ये गैप होगा तो हमारे से फायदा उठाएंगे हैकर्स, हमारे से फायदा उठाएंगे वायरसेस, रैंसमवेयर्स। हम लोगों ने इनको डिफीट करना है ताकि हमारा काम, हमारा डेटा बिल्कुल सेफली चलता रहे। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही रोमांचक है, और ये है डेटा सेंटर्स के ऊपर। क्लाउड का ओरिजिनेशन जब से हुआ, डेटा सेंटर्स मानो एक तरीके से उनकी बाढ़ सी आ गई। जहां पर भी हम देखते हैं डेटा सेंटर्स की भरमार नजर आती है। इंडिया हो या इंडिया के बाहर, आज डेटा को संभालने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने सेटअप्स के साथ में रेडी है, और उस सेटअप को हम बोलते हैं डेटा सेंटर्स। आज इस टॉपिक को हम गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स रहेंगे। आप तो जानते ही हैं, जीआईएसपीएल कंसल्टिंग इस शो का जन्मदाता जो है, उसने हमारे को ये मौका दिया कि हम टेक्नोलॉजी को यहां डिस्कस कर सकें। तो उनका एक एक्सपर्ट तो यहां रहना बनता ही है। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत कर लें धीरज जी का। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सो धीरज जी को हम लोग सर्विस मैटर एक्सपर्ट के नाम से बहुत बखूबी जानते हैं, और डेफिनेटली मैं उनको एसएमई के नाम से यहाँ पे एड्रेस भी करता रहूंगा, और कंप्लायंसेस के विषय में उनसे चर्चा भी करता रहूंगा। लेकिन कंप्लायंसेस डेटा सेंटर के लिए कहां तक जरूरी होती हैं, डेटा सेंटर आखिर करते क्या है, डेटा सेंटर के अंदर हम लोग होस्टिंग करते हैं या और भी कुछ करते हैं, ये सब जानकारी हम लोग लेने वाले हैं नेट फॉर चॉइस के फाउंडर डायरेक्टर से, जिनका नाम है समीर यादव। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार राजेश जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इस शो में इनवाइट करने के लिए। जी, आपके जैसे व्यक्तियों से ही ये शो बनता है, नहीं दोस्तों। मैं इससे पहले कि ये शो का आगाज करूं, आपके सामने नंबर्स हैं जीआईएसपीएल के, और आपके सामने डिटेल्स हैं समीर यादव जी की। नेट फॉर चॉइस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये डिटेल्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और मैं क्लाउड एक्सेस का भी जिक्र कर दूं इससे पहले कि ये शो हम लोग आगाज करें। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपके डेटा को सेफ रखने का वायदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं। समीर जी, हम लोग आज बात करने वाले हैं डेटा सेंटर्स की, और डेटा सेंटर्स में हमारे क्लाइंट्स के डेटा की सिक्योरिटी की। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने डेटा सेंटर को अपना एज अ फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज अ फील्ड ऑफ प्रोफेशन क्यों चुना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजेश जी आपका। जैसा हम लोग एक छोटा सा चेंज हमने देखा कोविड के बाद से, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इंडिया आज, नॉट इंडिया, पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो फिंगर पे आ गई है। पहले अगर मैं एक छोटा वर्ड बोलूं कि जो काम कंधे से होता था, आज शायद उंगलियों से होता है। और इसके लिए डेटा सेंटर का जो इनोवेशंस है, और जो हमने फील्ड को चुना, इसलिए चुना कि जिस हिसाब से डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, जिस हिसाब से हमारे डेटा की प्रायोरिटीज बढ़ रही है, जो हमारे पास डिमांड बढ़ रही है डिफरेंट डिफरेंट वे में। चाहे आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं चौड़ी बाजार के एक छोले कुलचे से करूंगा कि वहां पे एक छोला कुलचा मिलता है, आज वो ऑनलाइन हमारे घर पे आता है। मतलब हमें जाने की जरूरत नहीं है और हमारे घर पे आ जाता है। ये सब पॉसिबिलिटी कैसे हो पाई है? बिकॉज ऑफ हमारे ऑनलाइन सर्विसेज से। ऑनलाइन का मतलब यही है कि हम डिजिटली कितना इनेबल कर रहे हैं। तो अगर मैं एक छोटे वर्ड में स्टार्ट करूं कि नेट फॉर चॉइस जब हमने स्टार्ट किया, तो हमारा भी विजन यही था कि हम अपने कंट्री का डेटा हम अपने पास रखें। बिकॉज अगर मैं छोटे लफ्जों में बोलूं तो हमारे बहुत सारे डेवलपर भाई, बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो अपनी वेबसाइट को इंडिया से बाहर रखती हैं, जिनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर उनका कंज्यूमर उस वेबसाइट को एक्सेस करता है तो उसको इतना टाइम लगता है कि शायद उसका इंटरेस्ट ही हट जाता है। अगर मैं वही आपसे सिंपल सा बोलूं कि अगर आपका इंटरेस्ट एक सिंगल क्लिक पे अगर आपके पास आता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बट वहीं पे अगर बफर होता है या वेबसाइट खुलने में टाइम लगता है तो उसके एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। बहुत खूब, बहुत ही खूब। ये जो आप डेटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट लेके तो आए हैं,
लेकिन काफ़ी लोगों को ये डर है कि डेटा सेंटर पे अगर डेटा रखा गया तो हमारा नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटीज होती हैं? सर देखो, मैं बिल्कुल भी उनके पॉइंट से एग्री हूं, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग माय वर्ड। मैं एक बहुत सिंपल सा बात कहूंगा। आज एक हमारे पास ना ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट होता है कंप्लायंसेस का। आज हम अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, बट बैंकों से क्या हम पूछते हैं कि हम अगर आप हमारा पैसा लेके चले जाओगे तो क्या होगा। सो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि उनका कुछ कंप्लायंसेस होगा, वो कंप्लायंसेस कुछ रेगुलरिटी होगी जो आरबीआई कंट्रोल करती है। उसका एक रेगुलरिटी होता है जिसको फाइंड करती है कि हाँ, अगर आपका स्टैंडर्ड है तब आप होगे। नेटवर्क चॉइस डेटा सेंटर में है तो मतलब अगर वो डेटा सेंटर रन कर रही है तो किसी रेगुलरिटी से उसके सारे कंप्लायंसेस हैं, वो अथॉरिटी उसे अथॉरिटी देती है कि यस आप उस पर मार्क हो, सारे कंप्लायंसेस आपके मार्क है, तब आप हमारे को अपना डेटा देते हो। वाइस वर्सा जैसे उनका लाजमी है इस बात का कंसर्न करना, क्योंकि डेटा क्या होता है, वो हमारी प्राइवेसी है, वो हमारी चीजें है, तो हम आपको क्यों दें। जैसे हमारा पैसा, हमारी मेहनत की कमाई हम आपको क्यों जमा करें, बट एक सिस्टम होता है उस पैसे को कैरी करने के लिए। आपका पैसा आपकी जेब से चोरी हो सकता है, बट बैंक से वो जवाब देता है कि आपका पैसा कहाँ गया। उसके पास पूरी ट्रैकिंग होती है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम लोग कंप्लायंस डेटा सेंटर है, इस में डरने की बात नहीं है। आप कंप्लायंसेस पूछ सकते हैं, आप अपनी क्लियरेंसी ले सकते हैं, आप क्लियरिटी ले सकते हैं कि हाँ क्या क्या है आप प्रिवेंट करते हो जिसकी वजह से हमारे डेटा की सेफ्टी है। सो जहाँ बात हो रही है अभी धीरज जी डेटा सेंटर्स की अंदर, बैंक्स तो खैर एक तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो गए, तो इस वजह से सेफ्टी ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं इतने बल्क ऑफ डेटा की, और आज भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की हम बात करते हैं, तो कंप्लायंसेस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, और कैसे हम लोग इस शो के माध्यम से अपने दर्शकों को हम लोग कन्विंस कर सकते हैं कि डेटा आपका जो है वो वाकई में कहीं नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है ये इंश्योर करने के लिए कि डेटा सेंटर्स या डेटा को हैंडल करने वाले लोग सेफ हैं। डेटा सेंटर में जो डेटा होता है वो उसके लिए डिफरेंट कंप्लायंस समय समय पर आते रहते हैं। अभी पर्सनल डेटा को लेके गवर्नमेंट ने डेटा प्राइवेसी बिल लाए हैं, वो अप्रूव हो चुका है, वो आ चुका है। तो जितने भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डेटा की सिक्योरिटी के लिए अलग अपनी अपनी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कराते हैं। अब जो डेटा सेंटर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा रखता है, अपने डेटा सेंटर के अंदर डेटा रखता है, वो डेटा सेंटर जितने भी सारे कंप्लायंस होते हैं वो डिफरेंट वो करता है। सबसे बेसिक जो कंप्लायंस होता है वो ISO 27001 होता है, जो कि जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं वो सारे के सारे उस कंप्लायंस को अडॉप्ट करते हैं। डेटा कंप्लायंस क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन द 4 P's। 4 P's मतलब प्रोडक्ट, प्लेस, प्रोसेस एंड पीपल। जो लोग उस डेटा सेंटर में काम करते हैं वो कैसे इंश्योर करें कि डेटा सिक्योर रहे, वहां पर जो रिस्क हैं उस लोगों से रिलेटेड, डेटा लीकेज से रिलेटेड, उनको हम कैसे इंश्योर करें कि वो कम से कम हो, वो मिनिमाइज हो सके, वो मिटिगेट हो सकें। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है उसको समय समय पर भी एसेस द प्रोडक्ट, उसको हम एसेस करते हैं, टेक्निकल असेसमेंट करते हैं, जिससे कि उसमें जो टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं डेटा स्टोरिंग के लिए, उसमें जो टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज हैं, जो कम्युनिकेशन में टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज हैं, उनको मिटिगेट किया जा सके। उसके अलावा जो फिजिकल सिक्योरिटी को डेटा सेंटर में अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, तो उसके लिए जो फिजिकल सिक्योरिटी जो डेटा सेंटर की रहती है उसको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करा जा सके, जिससे जो रिस्क है फिजिकल सिक्योरिटी का, फिजिकल डेटा थेफ्ट का, वो मिनिमाइज किया जा सके। सो आपने ये समझा होगा ज़रूर, धीरज जी ने बड़े विस्तार से बताया हमारे को। कंप्लायंसेस जो हैं वो बेसिकली ये इंश्योर करना होता है कि डेटा सेंटर सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साथ ही में उनके वहाँ के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो ट्रस्टवर्दी तो हैं कि नहीं हैं। और ये चीज़ इंश्योर करती है GISPL कंसल्टिंग की टीम, जिनके नंबर्स लगातार यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इनसे मिलने का मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये शो क्योंकि बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है तो हमारे पास क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। मैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो कि है प्रीति गौड़ जी। प्रीति जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। माय नेम इज प्रीति गौड़ एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम गुड़गांव। आई एम वर्किंग इन ऑडिट एंड कंप्लायंस डोमेन. My question to you is, are there any regulatory and compliance consideration that data center must adhere to, and how do these regulations affect their operations?
तो प्रीति जी, मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगा कि जैसे हमने कंप्लायंसेस की बात करी, तो जब हम डेटा सेंटर के लिए बिल्डिंग फाइंड करते हैं, सबसे पहले टुवर्ड्स बिल्डिंग से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम पहले वो जगह देखते हैं कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई ऐसी जगह तो नहीं है, कोई खाली जगह तो नहीं है कि वहां पे कभी भी बिल्डिंग पे कोई भी ऐसे फ्लड्स या कुछ भी ऐसे इन एक्टिविटी हो सके जिसके थ्रू, क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इसमें जरूरी होता है। डेटा सेंटर की मैं बात करूं तो 3 पैरामीटर्स इसमें बहुत ज्यादा मेजर करते हैं। पहले जो आता है वो आता है पावर। पावर का हमारे पास सोर्स क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कूलिंग। कूलिंग में हम जो डेटा सेंटर को कूलिंग देते हैं, वो कूलिंग नॉर्मल कूलिंग नहीं होती जो आप घर पे एसी चलाते हो, वो कूलिंग नहीं होती। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो ये हम नॉर्मल एसी चलाते हैं उसमें मॉइस्चराइजेशन होता है, जिसमें आपकी थोड़ी नमी होती है। हम डेटा सेंटर के जो सर्वर्स होते हैं उसको नमी देंगे तो उसमें मॉइस्चराइजर होगा, जिसकी वजह से डेटा सेंटर के कंपोनेंट लॉस होने के चांसेस होते हैं। जो तीसरा मेजर कंपोनेंट है वो इंटरनेट है। इंटरनेट में हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल आईएसपी में कंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा कंस्ट्रक्शन को लेकर होता है कि हम, क्योंकि डेटा सेंटर जब भी हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखते हैं कि डेटा सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे ना हो, तो हम लोग मैक्सिमम फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से क्लियर करते हैं। तो जितना भी आप डेटा सेंटर विजिट करके देखोगे या नेटवर्क चॉइस को कभी आप विजिट करके देखोगे तो नेटवर्क चॉइस का डेटा सेंटर ही फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है, सेकंड फ्लोर से स्टार्ट है। धीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई फिजिकल कंप्लायंसेस के बारे में। आपके साथ हमारी चर्चा जीएस कंसल्टिंग पे जो चर्चा रहती है हमारी, ज़्यादातर हमारी एक वर्चुअल यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड या जो कि हमारे कंप्लायंसेस जो है कनेक्टिविटी बेस्ड होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती रही है। कभी फिजिकल हम लोगों ने कंप्लायंसेस के बारे में ना पूछा ना जाना, तो कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सो फिजिकल सिक्योरिटी में डेटा सेंटर्स के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी में क्या होता है, सबसे पहले व्हेन यू एंटर इन अ बिल्डिंग तो एक लेयर वो होगी, वहां पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा, आपका एक्सेस आइडेंटिफिकेशन देखी जाएगी, आपको प्रॉपर उसके बाद ही एक्सेस मिलेगा। उसके बाद जब आप डेटा सेंटर के फ्लोर पे एंटर करते हैं तब दूसरी लेयर, सेकंड लेयर सिक्योरिटी होती है जो आपको एक्सेस करने के बाद वहां से एंटर करने देती है। और थर्ड, जब आप डेटा सेंटर के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर थर्ड लेयर एक्सेस होता है आपका, तो आपका ऑथराइजेशन चेक होता है, तब उसके बाद आप डेटा सेंटर तो 3 लेयर डेटा सिक्योरिटी के थ्रू ही आप फिजिकली अंदर जा सकते हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग जब बात करते हैं वर्चुअल कंप्लायंसेस की, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी वर्चुअल एसेट के ऊपर अपने कंप्लायंसेस की, तो ज़्यादातर ये देखते हैं कि कहीं रैंसमवेयर अटैक्स हो जाएंगी तो रिकवरी कैसे पॉसिबल हो पाएगी, या फिर हो ही ना, या फिर हम लोग हैकिंग के कुछ चांसेस को मिनिमाइज करते हुए आगे चलते हैं। पर यहाँ एक समीर जी ने जैसे पॉइंट आउट किया कि फिजिकल कंप्लायंस भी एक डेटा सेंटर का बहुत ज़रूरी होता है, और उसके ऊपर धीरज जी ने ये बताया कि हम विजिलेंस भी किस प्रकार से रखते हैं यूजिंग लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। सो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। मेरे को लगातार प्रॉम्प्ट आ रहा है, हमारा क्वेश्चन और आ रहा है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड माय नेम इज नितिका भल्ला. So here's my question. With the increasing amount of data being generated, what innovation in data storage and processing are on the horizon for data centers? थैंक यू नितिका जी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि अगर जिस हिसाब से हमें डेटा इंक्रीज हो रहा है तो उसके पास डेटा सेंटर के पास क्या प्रावधान है। हम डेटा को समझते हैं। डेटा हमारा जो होता है 2 फॉर्मेट में आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक डेटा ना मल्टीपल टाइम जो है वो कॉपी होता है। जैसे मैं एक एसे ले लेता हूं राम का। अब राम का एसे में राम कितने बार मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे सिग्नेचर बेस में सेव कर लेते हैं यूजिंग R2, राइट। तो उससे क्या होता है, जो आपका डेटा का साइज है, मान लीजिए 10 GB का डेटा है, वो डेटा का जो साइज होता है वो घट के जो है आपका कुछ जीबी का रह जाता है। मतलब हम जिसे कंप्रेशन बोलते हैं, डिडुप्लिकेशन बोलते हैं, ये हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर मैं हार्डवेयर के केस में बात करूं तो हम एक थिन प्रोविजनिंग यूज करते हैं, थिक प्रोविजनिंग करते हैं। जो आप लैपटॉप में हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड थिक। वो आपने अगर 1 टेराबाइट का डिस्क लगाया तो वो 1 टेराबाइट का होता है। थिन प्रोविजनिंग में क्या होता है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो एज पर योर इंक्रीमेंट। मान लीजिए आज आपके पास 1 TB का डेटा और कल आपका बढ़ने वाला, आफ्टर डिडुप्लिकेशन एंड ऑल, हम अपने सॉफ्टवेयर और अपने टूल का यूज करके हम उसे दूसरी हार्ड ड्राइव लगाते हैं और ऑटोमेटिक जो आपका डी ड्राइव का फोल्डर वो अमेंड हो जाता है। तो उसपे क्या होता है, डेटा सेंटर के पास ऐसा प्रोविजन होता है कि हमारे पास मल्टीपल डेटा का प्रोविजनिंग होता है विदाउट एनी डाउन टाइम। सो माय क्वेश्चन वेरी सिंपल कि यूजिंग आवर टूल एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हम इस चीज का प्रिवेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर। सो समीर, बहुत से क्वेश्चंस लगातार आए जा रहे हैं। अभी एक और कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ में, मनदीप हैं जी। मनदीप, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. My name is Mandeep Singh and I'm calling from New Delhi. My question is that data security is paramount in data centers.
What measures and technologies are in place to protect sensitive information stored in these facilities? Thank you. सो मैं ये समझता हूँ, ये क्वेश्चन मैं एक बार आपसे एड्रेस करना चाहूँगा धीरज जी। हम कंप्लायंसेस की लगातार बात करते आए हैं, ISO 27001 के बारे में अभी आपने बताया भी है। यहाँ पर बात सिर्फ डेटा सिक्योरिटी की नहीं है। आप जो पूछ रही हैं मनदीप, वो तो उनका आंसर मिल ही जाएगा उसके अंदर। डेटा डेफिनेटली सिक्योर करना एक जिम्मेवारी बन जाती है एक डेटा सेंटर की, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं, हैकिंग्स हो रही हैं, फिशिंग अटेम्प्ट्स के थ्रू अंदर घुसा जाता है, ब्रीच कर दी जाती हैं सिक्योरिटी लेयर्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, उसके लिए हम यही कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, क्योंकि डेटा सेंटर का मेन कंपोनेंट होता है नेटवर्किंग, राइट। व्हेन आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क होता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे, पर्टिकुलर जोन पे आपका अटैक होता है, तो आप उस जोन को आइसोलेट करके बाकी मल्टीपल जोन को सेव कर सकते हो जी। दूसरा, रैंसमवेयर अटैक बहुत होता है डेटा सेंटर के ऊपर, तो उसके लिए आपका जो बैकअप प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप ऑफ डेटा है, अवेलेबिलिटी है, तो आप आराम से नेगोशिएट कर सकते हो। जिस हैकर ने आपका रैंसम वेयर आपके यहाँ डाला है और आपसे रैंसम मांग रहा है उसके अगेंस्ट में, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ बैकअप। और उस बैकअप से आप अपना जो डेटा है, जो डाउन टाइम है, उसको मिनिमाइज कर सकते हो उसकी हेल्प से। मैं तो यही कहूंगा कि हमें बिल्कुल नेगोशिएट करने की भी जरूरत नहीं है। आपने डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज को इतना स्ट्रांग बनाइए, डेटा का बैकअप इतने अच्छे से रखिए कि अगर कुछ डेटा आपका लॉस होता भी है तो मेहनत कर लीजिए डेटा को रिट्रीव करने के लिए, लेकिन इन लोगों को रैंसम देके उनको पोषित मत कीजिए, यही मेरा कहना होगा। समीर, आपने सुना अभी धीरज जी ने जो बोला, मैंने कई दफा ये नोट किया है कि डेटा सेंटर्स जो हैं वो एक बार कंप्लायंसेस करवा लेते हैं, ऑडिटिंग करवा लेते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि नाउ वी आर सिक्योर, अब तो जब कभी कोई एक्सीडेंसी होगी तो हम उसके बाद उसमें फिर से उनसे हेल्प ले लेंगे। क्या ये पॉलिसीज डेटा सेंटर को अपनानी चाहिए या फिर एक रेगुलर चेकअप इन ऑडिटर्स के थ्रू करवाते रहना चाहिए? सर, ये एक जो कंप्लायंसेस होता है बेसिकली 3 इयर्स के लिए होता है, और बेसिक जो ऑडिट होता है एवरी ईयर होता है। तो हम कोई भी कंप्लायंसेस करते हैं तो 3 पैरामीटर्स में होता है। जो हमें सर्टिफिकेट इशू होता है वो 3 इयर्स के लिए होता है, बट उसका जो अमेंडमेंट और वैलिडेसी और जो ऑडिट होता है वो एवरी ईयर होता है। तो यस, हमारा जो सर्टिफिकेट है, जब तक अगर हम हर साल उसे ऑडिट ना करें तो हमारा इनवैलिड माना जाता है। वो इनवैलिड होने पे वी आर नॉट गोइंग टू बी क्लेम कि वी आर दैट सर्टिफाइड कंप्लायंस एक्चुअली। इसी बीच प्रॉम्प्ट आ रहा है, एक और कॉल हमारे साथ जुड़ रही है। वंशज जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? My name is Vanshaj. I'm calling from New Delhi. I'm working with a Canadian-based marketing agency, and my question for you is, how are data centers addressing the issue of data privacy and compliance with regulations like GDPR and CCPA? बेसिकली वंशज, जो GDPR कंप्लायंसेस है हम डेटा सेंटर में बोलते, बट ये यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं डेटा सेंटर में कि हमारे पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और हम उस लोकेशन के डेटा सेंटर में आपकी होस्टिंग करते हैं, या उस लोकेशन के डेटा सेंटर में हम आपका डेटा प्रेफरेंसेस दे देते हैं जहां पे कंप्लायंस होता है। सो मैं इस पे अपने एक्सपर्ट मिस्टर धीरज जी को करेक्ट करना चाहूंगा, बिकॉज ये कंप्लायंस और सिक्योरिटी पे बेटर एड्रेस करेंगे। सो ओवर टू यू धीरज जी, आप इस पे बेटर आप आंसर दे सकते हैं। सर, GDPR जो है, GDPR या और कोई डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस में यू हैव टू इंश्योर कि जो डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं वो एज पर लॉ हो। जो भी कंट्री का GDPR है यूरोपियन के लिए, हमारे लिए डेटा प्राइवेसी लॉ इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी जैसे हमने पहले भी बोला है कि डेटा प्राइवेसी का लॉ हमारे यहाँ आया है, तो आपको वो कंप्लाइन करना है अगर आप इंडियन सिटीजन का डेटा प्रोसेस कर रहे हो। अगर आप यूरोपियन कस्टमर्स का, यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको GDPR कंप्लाई होना पड़ेगा। तो GDPR कंप्लाई होने के लिए उनका पूरा स्टैंडर्ड है जो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इज नॉट ओनली डेटा सेंटर, इन अदर पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो इसमें लगातार आप लोगों को अपने आप को अपडेट करते रहना जरूरी होगा मेरे ख्याल। कोई भी कंप्लायंस है, इट इज ए कंटिन्यूअस अप्रोच। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है चांदनी का। जी चांदनी जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? Data center downtime can be costly and disruptive. What strategies and technologies are being used to minimize the risk of downtime and ensure high availability? बेसिकली जो आप डाउन टाइम की बात कर रही हैं, सो डेटा सेंटर के जो पैरामीटर्स होते हैं,
सो डेटा सेंटर जैसे हम टीयर 3 और टीयर 4 की बात करते हैं, तो टीयर 3 अपने आप को क्लेम करता है मैं 99.95% अप टाइम देता हूं, जो मेंटेनेंस का होता है। जनरली डेटा सेंटर का कोई डाउन टाइम इसलिए नहीं होता, अगर आप देखोगे तो N+1 का काम कर रहा है। N+1 का मतलब क्या होता है कि आपका एक सोर्स होता है, मान लो आपके पास यूपीएस है, तो यूपीएस के साथ एक बैकअप में यूपीएस और लगा होता है कि अगर एक यूपीएस डाउन हो तो दूसरे से। वैसे इंटरनेट की बात करें तो मल्टीपल इंटरनेट होते हैं। मान लीजिए अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास मेजर 3 इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, टाटा हुआ, एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, जियो हुआ। तो हम उसका बीजीपी यूज करते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको हाई रिडंडेंसी देते हैं। तीसरा जो होता है पुलिंग भी N+1 पे काम कराता है। अगर एक हमारा एसी, एक भी प्रेसिजन एसी अगर डाउन हो जाता है तो दूसरे से हमारा चलता रहता है। सो जो मेरा मेन एड्रेस है, जो हम एक एंड यूजर जो समझता है, उसका अप टाइम और HA का मतलब होता है उसके एप्लीकेशन। हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर्स लेते हैं, चाहे डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर आपका रन कर रहा है, उस पर आप एप्लीकेशन आप उस पे कर रहे हो, उस पे सोर्स क्या है, सर्वर के पीछे पावर सप्लाई क्या है, सिंगल सोर्स पे चल रहा है, डबल सोर्स पे चल रहा है। मान लीजिए अगर हमने N+1 पे आपको दिया और आपके सर्वर पे एक पावर सप्लाई लगी है, और मान लीजिए वो पावर सप्लाई ही फेल हो जाता है, तब भी आपका डाउन टाइम आएगा। उस पे डेटा सेंटर का नहीं कोई फॉल्ट होता है, आपके सर्वर्स का फॉल्ट होता है। सो नेट फॉर चॉइस प्रोवाइडिंग N+1 प्लस N+N facility where we providing 2 power source along with the multiple channel. Along with that हमारे पास जो इसका एड्रेस हम करते हैं, हमारे सारे अगर डेडिकेट सर्वर पे जाते हैं तो हमारे पास क्लस्टरिंग मॉडल है। अगर आप वर्चुअलाइजेशन पे जाते हैं तो हमारे पास काइंड ऑफ HA इन्वायरमेंट है, जहां से आप इसे एड्रेस कर सकते हैं। सो धीरज जी, ये तो इन्होंने समझाया डेटा सेंटर की रिडंडेंसी के बारे में, उसके फीचर्स क्या, पावर का कैसे बैकअप लेना होता है। मान लीजिए कि मेरे काफ़ी यूजर्स इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे, आई एम श्योर, कि अगर हार्डवेयर ही बैठ जाए, सर्वर ही किसी कारणों से इस्तेमाल करने लायक ना बचे, तो इमीडिएटली क्या हम लोग अपनी कार्यवाही किसी दूसरे सर्वर पे कर सकते हैं शिफ्ट? हाँ, अगर आपका जो अगर आप VM यूज कर रहे हो तो आप VM का बैकअप हमेशा अपने पास रखोगे। अगर जैसे ही आपका अगर वो डाउन होता है हार्डवेयर, तो आप VM दूसरे हार्डवेयर पे शिफ्ट कर सकते हो और उसको बूट कर सकते हो जी। तो जो आपके VMs इस सर्वर्स पे हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे जाके अप हो जाएंगे आपके, तो जो डाउन टाइम है वो बहुत मिनिमम रहेगा। दोस्तों, ये जानकारी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप आई एम श्योर ट्यून्ड इन हैं और हमारे साथ साथ आप सिंक्ड भी हैं, तभी आप इस जानकारी का पूरा बेहतरीन लाभ उठा सकेंगे। फिर भी ये नंबर्स जो मैं धीरज जी के यहाँ पर दे रहा हूँ, इनसे कनेक्ट करने के लिए ही दे रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो, इनसे डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। इसी बीच हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निधि पूछना चाहती हैं कुछ। जी निधि, पूछिए। My name is Nidhi Grover. I'm calling from Gurgaon, and my question is, what role do data center plays in disaster recovery and business continuity planning for organization? अभी आपने देखा होगा मेरा लास्ट आंसर जो मैंने रिपीट किया। सो डीआर का जो केस में आता है ना, एज इट इज आपके HA से ही रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। डीआर जो बेसिकली होता है डिजास्टर रिकवर होता है। डिजास्टर रिकवर का मतलब होता है कि एक लोकेशन, मान लीजिए आपका डेटा सेंटर नोएडा में नेट फॉर चॉइस पे आपका डेटा रन कर रहा है, और समहाउ एनी कोई थ्रेड हो गया या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी हुआ जहां पे नोएडा बंद हो गया, या कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ, इलीगल एक्टिविटी, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जहां पे भूकंप हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ जो डिजास्टर हो गया, सारा कुछ क्रैश हो गया, मतलब डेटा सेंटर बिल्कुल टोटली डाउन हो गया। सो डिजास्टर रिकवरी के केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल लोकेशन, जैसे नेट फॉर चॉइस की बात करें तो हमारे पास 3 लोकेशन है, दूसरा हमारा मुंबई है, तीसरा मेरा बैंगलोर है। तो इस केस में क्या होता है कि हम आपके डेटा का रेप्लिकेशन रखते हैं, जिसे हम RTO बोलते हैं। जो आप किसी भी चीज को पिंग करते हो तो RTO होता है, जो हम DR के केस में देते हैं उसमें RPO देखते हैं। तो इसपे क्या होता है, एक सर्विस होता है, तो डेटा सेंटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डेटा को मल्टीपल जगह पे एक मल्टीपल जोन में एक रखता है, जिसका जो डिस्टेंस होता है मिनिमम 500 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब कि अगर एक लोकेशन आपका नोएडा है तो दूसरा DR जो आप क्रिएट करोगे, मिनिमम जो आपका लोकेशन होता है 200 to 500 के ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर 100 किलोमीटर में आपका सारा रेटिकल से चेंज होता है। तो जब भी हम DR के केस में बात करते हैं तो डेटा सेंटर अपने डेटा को, जो उसका क्रिटिकल सेंस डेटा उसको करता है, कुछ कस्टमर एज ए कंप्लायंस उसे लेते हैं। उस केस में वो कहते हैं कि अगर मेरा नोएडा डेटा सेंटर डाउन है तो क्या मेरा मुंबई से चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सेम कंप्यूट लगाना पड़ेगा। सो बड़े विस्तार से समझाया हमारे को अभी समीर जी ने। और इसी बीच एक क्वेश्चन और आ रहा है मिस्टर राज शेट्टी जी। राज जी बताइए। सर, आई हैव क्वेश्चंस like issues when we are connecting our server from India, so we have a latency issues from Kenya because of the trace route. How we can
you can help me for that, how we can resolve that latency latency issues. जी राज सेठी, आपका जो मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, आपने ये एड्रेस करने की कोशिश करी है कि आप इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका जो होस्टिंग है, जो आपका डेटा सेंटर वो इंडिया में है और आपके जो रिस्पेक्टिव क्लाइंट है वो बेस्ड आउट ऑफ केन्या है, और जब आपका वो एप्लीकेशन ईआरपी ओपन करते हैं तो उनको लेटेंसी का इशू आता है। देखिए, हमें इसे बहुत एक सिंपल वे में समझते हैं, डिस्टेंस से लेटेंसी आता है। इंडिया से अगर आप दूसरी कंट्री में करते हैं तो जो डिस्टेंस होता है उससे लेटेंसी आता है, जो मिली सेकेंड्स में होता है। अगर आपका एप्लीकेशन वेब बेस है, मतलब आपने .NET में बनाया है या PHP में बनाया है, लैम्प स्टैक पे है या जिस भी इन्वायरमेंट पे है, तो पहला मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप इंडिया से ही सर्व करना चाहते हैं उसे, तो आप CDN यूज कर ले, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो आपके जो URL है, जो आपका एप्लीकेशन है, उसको कैशिंग में कन्वर्ट कर देगा, और जब आपका कस्टमर उसे ओपन करेगा तो उसकी लेटेंसी है वो कम कर देगा। दूसरा, या आपका सेकंड रिकमेंडेशन है, आप नियर बाय डेटा सेंटर में उसे होस्ट करें सो दैट उसे लेटेंसी कम आए। इन दोनों को आप अचीव कर सकते हैं CDN से, क्योंकि हम होप काउंट करते हैं। डेटा सेंटर से कैसे सॉल्व करता है, हम होप काउंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल गूगल के दूंगा, तो google.com ही, चाहे आप यहां से खोलिए, चाहे US से खोलिए, चाहे कहीं से खोलिए, तो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, वो क्या कहता है, नियरेस्ट होप को फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि उनका डेटा हब होता है जहां पर CDN यूज कर रहे थे, वहां से डेटा का कलेक्शन होता है। बट अगर आपने देखा होगा कि सेम अगर अपने एप्लीकेशन पे आप अप्लाई करते हो CDN का, तो आपका इजिली चीज अचीव हो सकता है। तो आप लेटेंसी इज नॉट बिग डील यूजिंग CDN। यहाँ पर धीरज जी एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, वो ये कि मान लीजिए कि हम किसी ऐसे कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर डेटा को हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं, तो वो स्ट्रिक्चर्स उसके अलाउ नहीं करते, तो लेकिन लेटेंसी का इशू भी बहुत आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ हम कंप्लायंसेस ऐसे करें या उनको ऐसा सर्टिफिकेशन दिलवा दें जिससे कि तसल्ली ये गवर्नमेंट को हो जाए कि यस, अगर बाहर रखते भी हैं तो ही सेफ। कई बार अगर आपका लॉ अलाउड ही नहीं कर रहा है डेटा को बाहर लेके जाने के लिए, तो आप नहीं लेके जा सकते। ओके, कंपनी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, देश रिस्ट्रिक्ट करते हैं लॉ में कि क्या डेटा है जो आप बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कंट्रीज कि आप इस कंट्री के अंदर अपने देश का डेटा नहीं लेके जा सकते हैं। अगर वो उस कंट्री के अंडर आता है तो आप लेके नहीं जा सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन अगर जो रिस्ट्रिक्ट कंट्रीज नहीं है उसमें अगर आप डेटा को स्टोर करते हो तो विद सर्टेन कंप्लायंस आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। सुमीत जी, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए धीरज जी से पूछने लगा हूँ। धीरज जी, जैसे कि अब डेटा सेंटर्स हैं, उनका ऑडिट होना है, और ऑडिट से पहले डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट रहती है कि हम लोग क्लियरेंस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ऐसी क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि डेटा सेंटर जो है बेफिक्र हो जाए कि हाँ डेटा ऑडिट हो जाए, कोई मतलब डेटा सेंटर ऑडिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, डेटा सेंटर के अंदर आपको जो कुछ मेजर कंपोनेंट हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है डेटा सेंटर का, कि जो फिजिकल आप एक्सेस दे रहे हो, जो आप लिस्ट ऑफ एक्सेस हैं आपके पास अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई विजिटर आता है तो उसके लॉग्स आपको कैप्चर करने चाहिए। आपके डेटा सेंटर 24/7 CCTV की मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो आपकी केबलिंग है डेटा सेंटर की, डेटा केबलिंग और इलेक्ट्रिकल केबलिंग, वो अलग डक से आए। आपको उसकी ह्यूमिडिटी का, उसके आपको टेम्परेचर का लॉग मॉनिटर करना चाहिए। इट शुड बी रिव्यू रेगुलरली। ये मेजर उसका एक्सेस, आप किसको एक्सेस दे रहे हैं, किस कंडीशन में दे रहे हैं, सबके आपको लॉग्स प्रॉपर होने चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको इंश्योर करना पड़ेगा, तभी आप किसी डेटा सेंटर कंप्लायंस को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ कंक्लूड होती है इस एपिसोड से, लेकिन डेफिनेटली हम सीजन 2 इसका बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक टॉक्स कहीं नहीं जाने वाला है, आप ही के बीच रहने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके फीडबैक्स नहीं रुकने चाहिए दोस्तों। प्लीज फीडबैक्स देते रहिएगा, हमारे को बताते रहिएगा सीजन 2 में हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि GISPL कंसल्टिंग का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनकी वजह से ये सीरीज पॉसिबल हो पा रही है। क्लाउड एक्सेस, जिनके योगदान से हम लोग इन सब एक्सपर्ट्स को यहाँ बुला पाते हैं। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, और ये चाहेंगे कि आप इनके नंबर्स यहाँ पे नोट कर लीजिए, GISPL कंसल्टिंग एंड क्लाउड एक्सेस के, ताकि उनकी सर्विसेज का आप भी लाभ उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।